एडीए की चीफ डॉक्टर गिरीश देवधर जी के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका बनने के बाद ये बिना पायलट के भी उड़ान भर सकेगा। एचएएल और सफरान के बीच अब एक हायर थ्रस्ट के इंजन के साथ साथ कावेरी इंजन को भी दोबारा डेवलप करने के लिए एमओयू को साइन किया गया है और कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को अभी टेस्टिंग के लिए रशिया भेजने का फैसला किया गया है। चेन्नई की एक स्टार्टअप कंपनी और वीएमएल के बीच एक एमओयू को साइन किया गया है जिसके अंदर वो एआई बेस्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को बनाने वाले हैं जिसको हमारे जवानों तक लॉजिस्टिक सप्लाई पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्वादार में एक नई एयरपोर्ट को बनाने के साथ साथ चाइना भी किस तरीके से भारत की ऑयल सप्लाई लाइन को चोक करने की कोशिश कर रहा है और अंत में अदानी ग्रुप की तरफ सभी स्मॉल आर्म्स एमुनेशन और एंटी ड्रोन सिस्टम को भारत में ही डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका को लेके है। एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किए गए एमका की नई मॉडल आप सभी ने देखा होगा जिसको एडी की तरफ से डिस्प्ले किया गया था। अभी एडी के डॉक्टर गिरीश देवधर जी ने मीडिया को बताया है कि जैसे कि एमका की पहली प्रोटोटाइप को 2024 तक बनाने का प्लान किया गया और 2025 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को करने का एम रखा गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी पहली प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जरूरी सभी सब सिस्टम को बनाना शुरू किया जा चुका है। एमका की जो मेजर प्लस पॉइंट होने वाली है वो इसकी स्टेल्थ फीचर होने वाली है, लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में सर्विस अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस एक बहुत ही बड़ा इशू रहता है क्योंकि नॉर्मल एयरक्राफ्ट के मुकाबले इनकी सर्विस में या फिर मेंटेनेंस में ज्यादा वक्त लगता है। इसी को अभी कम करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि सभी 5th जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले एमका की सर्विस अवेलेबिलिटी बेहतर रह सके। इसके लिए स्पेशली अब एक व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है जो कि इसके डाउन टाइम को रिड्यूस करने में मदद करने वाली है। एडी की तरफ से भी एमका की फ्रंट ग्लास कॉकपिट के लिए एक सेसल कोड को भी तैयार किया गया है जो कि इसके रडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने में मदद करने वाली है। इसके अलावा एमका की इंटरनल वेपन बे पर अभी पुणे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में काम किया जा रहा है। साथ ही एमका की जो MK2 वेरिएंट होने वाली है वो 2034 से 2035 तक तैयार होने वाली है और ये एक ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है, यानी कि बिना पायलट के भी उड़ान भर सकता है, साथ ही पायलट के साथ भी उड़ान भर सकता है। ये टेक्नोलॉजी दरअसल 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है, जिस वजह से इसको 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। जैसे कि ये अपने आप ही टेक ऑफ कर सकता है या फिर लैंड कर सकता है, कैप मिशन को कर सकता है या फिर वे पॉइंट्स को अपने आप फॉलो कर सकता है, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए या फिर फ्लाइट के दौरान किसी के साथ फाइट लेने के लिए इसमें पायलट की जरूरत पड़ने वाली है। और इस वक्त इसमें पायलट मौजूद होगा तब भी चलेगा और मौजूद नहीं होगा तब भी चलेगा, क्योंकि पायलट इसको ग्राउंड स्टेशन में बैठ के भी ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एकदम एक्यूरेट डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स में इसकी 40 MK1 वेरिएंट शामिल किए जाएंगे और उसके बाद 100 से ज्यादा Mark II वेरिएंट को शामिल करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट कावेरी इंजन को लेके। आप सभी को याद होगा एरो इंडिया शो के दौरान डीआरडीओ की तरफ से कावेरी इंजन की एक ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को वहां पर डिस्प्ले किया गया था जो कि लगभग 47 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और इसको आगे चल के हमारे घातक यूसीवी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे इनिशियली इसको जब डेवलप करना शुरू किया गया था तो तेजस MK1 में इसका इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था और 2010 से जब इसको एक IL-76 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया गया तो इस दौरान उसको 70 घंटे से भी ज्यादा समय तक टेस्ट किया गया था, लेकिन ये कभी भी अपने रिक्वायर्ड थ्रस्ट को हासिल नहीं कर पाया था। इसी वजह से अभी हमें तेजस में फॉरेन इंजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब इसी के साथ ही कावेरी इंजन प्रोग्राम बंद होने वाला था, लेकिन अभी जो यूसीएवी प्रोग्राम आया था ये अभी कावेरी इंजन प्रोग्राम को एक तरीके से रिवाइव करने में मदद कर रहा है, क्योंकि यूसीएवी के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट जितना थ्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और कावेरी इंजन बिना आफ्टर बर्नर के उतना थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है जिससे हम घातक यूसीएवी को पावर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम जगुआर्स में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, जबकि असल बात तो ये कि जगुआर्स के लिए इंजन काफी बड़े हो जाएंगे और जगुआर्स की अंडर कैच सेक्शन में हमको काफी सारे चेंज करने पड़ेंगे। अब थोड़ा बहुत चेंज तो किया जा सकता है, लेकिन ये इंजन जगुआर्स के इंजन के मुकाबले काफी ओवर साइज इंजन है, जिस वजह से इनका इस्तेमाल जगुआर्स में किया नहीं जा सकता है। अब एरो इंडिया शो के दौरान जो ड्राई कावेरी इंजन को डिस्प्ले किया गया था उसको अभी टेस्टिंग करने के लिए रशिया भेजने का फैसला किया गया है, जहां पर इसकी फर्दर टेस्टिंग होने वाली है
और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से हमारे इंजन डेवलपमेंट ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास खुद की टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद होता तो हम काफ़ी जल्दी इनको डेवलप कर सकते थे। अभी इनको रशिया लेके जाएंगे, फिर वहाँ टेस्ट करेंगे, फिर वापस लेके आएंगे, इसी चक्कर में लगभग 1 साल का वक्त लग जाएगा, जबकि अगर हमारे पास फैसिलिटी होता तो ये 4 महीने में ख़त्म हो सकता था। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है। आप सबको याद होगा 2-4 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि टर्की और चाइना अभी जानबूझकर पाकिस्तान को बेहतर एमुनिशन और डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी चाइना की तरफ से हाल ही में ही पाकिस्तान को 4 विंग लॉन्ग ड्रोन को सप्लाई किया गया था। अब ऐसा लगा था कि इनको पाकिस्तान की आर्मी या एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन अभी टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोन्स को दरअसल पाकिस्तान की ISI की तरफ से एक्वायर किया गया है और इनको मेनली काउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान और एंटी टेरर ऑपरेशन सुन के थोड़ा मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन इस बात को जाने देते हैं। लेकिन असल बात तो ये कि बलूचिस्तान में अभी पाकिस्तानी आर्मी की धूम पिटाई चल रही है। रिसेंटली आपने सुना होगा ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। तो बेसिकली पाकिस्तान अभी पूरे दुनिया भर के लिए घंटा जैसा बन गया है, जहाँ पर जिसका मन होता है वो आके बजा के चला जाता है। अब बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अभी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और पाकिस्तान की मनमानी के खिलाफ वहाँ पे आवाज़ उठाना शुरू हो चुका है। और अभी इनको सप्रेस करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से विंग लॉन्ग ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ये एक आम ड्रोन है जिसमें काफ़ी बेहतर एयर टू ग्राउंड वेपन को कैरी किया जा सकता है। तो हो सकता है ISI की तरफ से अभी बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने की इरादा रखकर इनको चाइना से एक्वायर किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडिजिनस AWACS को लेके है। सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम की तरफ से अभी 6 नए AWACS को डेवलप किया जा रहा है, जिनको बनाने के लिए A320 एयरक्राफ्ट को बेस एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें नेत्र AWACS में इस्तेमाल किए गए रडार्स की एक स्केल अप वेरिएंट को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन AWACS में जो रडार इस्तेमाल होने वाली उनकी रेंज लगभग नेत्र एयरक्राफ्ट की मार्क 1 वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाली रडार के मुकाबले 2 गुना होने वाला है। क्योंकि एम्बरर ERJ-145 एयरक्राफ्ट के मुकाबले A320 एयरक्राफ्ट काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो इसमें फिट किए जाने वाले रडार एंटीना में काफ़ी ज़्यादा TR मॉडल को फिट किया जा सकता है और एक बड़े एंटीना को कैरी किया जा सकता है। अब नेत्र AWACS की रेंज के हिसाब से भी देखा जाए तो इसकी MK2 वेरिएंट एक वाइडर एंगल को वहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है और इसमें 270 डिग्री से 300 डिग्री के आसपास कवरेज हमको मिलने वाली है। इसके लिए दिसंबर 2020 में ही गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया गया था और इसे 6 AWACS को बनाने के लिए लगभग 11,000 करोड़ के आसपास सैंक्शन किया गया है। अगला अपडेट भी एरो इंजन को लेकर और अभी कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर कुछ अच्छी खबर सामने आई है। एरो इंडिया शो के दौरान भारत की HAL और फ्रांस की सफरान के बीच एक हायर थ्रस्ट की एरो इंजन को डेवलप करने के लिए MOU को साइन किया गया है। HAL की एरो इंजन रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर की तरफ से अभी लोअर थ्रस्ट क्लास की मल्टीपल इंजन को बनाया जा रहा है। साथ ही HAL को अभी जगुआर एयरक्राफ्ट के लिए भी एक इंजन को डेवलप करने के लिए ऑर्डर मिल चुकी है। अभी हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए नए इंजन को डेवलप करने के अलावा सफरान अभी कावेरी इंजन की जो 82 किलोन्यूटन क्लास की वेरिएंट है उसको लेकर DRDO के साथ बातचीत किया जा रहा है। और अगर सफरान इसको किसी तरीके से रिवाइव कर पाता है, तेजस की जो MK1 वेरिएंट से इसमें उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी अगर MK या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें या फिर तेजस की MK2 वेरिएंट की बात करें तो उसके लिए M88 इंजन की कोर को वेस्ट करके सफरान और DRDO अब एक नए इंजन को डेवलप करने वाले हैं। DRDO की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन का कोर सेक्शन है, जबकि DRDO के पास अभी काफ़ी बेहतरीन आफ्टर बर्नर सेक्शन और रिड्यूस थर्मल सिग्नेचर वाले टर्बोफैन टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि एयरक्राफ्ट की इंजन से निकलने वाली हीट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं, जिससे दुश्मन की हीट सीकर मिसाइल इतनी आसानी से एयरक्राफ्ट को लॉक नहीं कर सकते या फिर मिस कर जाते हैं। वैसे सफरान के साथ HAL की काफ़ी पुरानी रिलेशन है और अभी तक HAL के द्वारा बनाए गए लगभग सभी हेलीकॉप्टर्स में सफरान के द्वारा सप्लाई किए गए इंजन का इस्तेमाल किया था और कुल मिलाकर अभी तक 450 से ज़्यादा शक्ति इंजन को भी बनाया जा चुका है, जो कि सफरान की मदद से बनाए गए हैं। अगला अपडेट AI बेस्ड अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल को लेके है। चेन्नई की कंपनी और VML के बीच अब एक इंडिजिनस अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल को बनाने के लिए एक MOU को साइन किया गया है। चेन्नई बेस्ड इस नई स्टार्टअप कंपनी को मेनली 3 लोगों ने मिलकर खड़ा किया है, जिनका नाम विवाकर, सेंथिल, विघ्नेशम और अभी है। और मीडिया से बात करते हुए मिस्टर विवाकर ने बताया कि अभी उनका मेन उद्देश्य एक AI बेस्ड अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल को डेवलप करना है, जिसका वजन लगभग 750 kg के आसपास होने वाला है और इस व्हीकल को सर्वेलेंस के लिए या फिर लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन व्हीकल्स को अभी वो इंडियन आर्मी के लिए डेवलप करें और इनिशियली इसको डेवलप करने के लिए भी आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से उनकी काफ़ी मदद किया गया है।
तो हो सकता है आर्मी की तरफ से आगे चल के उनकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया जा सकता है। और उनके मुताबिक उन्होंने इन व्हीकल को बनाने से पहले हमारे जवानों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर रिसर्च किया था और उसके बाद इसको डेवलप करना शुरू किया था। इन व्हीकल्स के बारे में अभी ज्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन लॉजिस्टिक सप्लाई की बात करें तो एक नॉर्मल जवान हाई अल्टीट्यूड में अपने साथ लगभग 60 kg के आसपास की लोड को कैरी करता है, जबकि ये व्हीकल अपने साथ एक ही बार में इसका 10 गुना वजन कैरी कर सकता है। अब एक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होने वाली और इसको इसी साल के अंत में लॉन्च करने का एम रखा गया है। उसके बाद 2023 से इसे मास प्रोड्यूस करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी पाकिस्तान की बलूचिस्तान रीजन में एक बहुत बड़ी एयरवेज को बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ग्वादार पोर्ट के काफी करीब है और इसे अभी चाइना की तरफ से हैवी कार्गो और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने लायक डिजाइन किया जा रहा है। इस पर यह डाउट किया जा रहा है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में चाइना यहां से मिडिल ईस्ट रीजन से भारत में आने वाली ऑयल सप्लाई को चोक करने की कोशिश कर सकता है और साथ ही ईरान की छवार पोर्ट में भी नजर रखने के लिए चाइना को मदद कर सकता है। अब यहाँ पर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का चाइना का इरादा ये भी हो सकता है कि वो इजीली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए इक्विपमेंट को प्लेन के जरिए एयरलिफ्ट कर सके, या फिर साथ ही जंग जैसे हालात में तब यहाँ पर वो अपनी फाइटर जेट को ऑपरेट कर सकता है या फिर ट्रूप्स को भी इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हो सकता है इन सब के साथ चाइना यहाँ पे भारत की प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में या फिर अरेबियन सी में कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे अभी भारत मलाका स्ट्रेट में जाके चाइनीज सप्लाई लाइन को चोक करने का प्लान कर रहा है, ठीक वैसे ही चाइना अभी हमारी ऑयल सप्लाई लाइन को चोक करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर चाइना की प्रेजेंस को बलूचिस्तान के लोग पसंद नहीं करते हैं, जिस वजह से चाइना अभी पाकिस्तान को आर्म ड्रोन को सप्लाई कर रहा है ताकि विरोध करने वाले लोगों को मिटाया जा सके। यानी कि एक तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगला अपडेट अदानी ग्रुप की तरफ से है। एरो इंडिया शो के दौरान अदानी लैंड डिफेंस सिस्टम की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि वो अभी आगे चल के स्मॉल आर्म्स, एमुनेशन और एंटी ड्रोन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी स्मॉल आर्म सेक्टर अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है और अभी भी हमारे पास एक बढ़िया सा असॉल्ट राइफल मौजूद नहीं है, जिस वजह से आज भी हमें इनको इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। अदानी ग्रुप की तरफ से भी PLR सिस्टम की लगभग 51% की शेयर को हासिल कर लिया गया है, जो कि अभी इजराइल की IWI के साथ टाई अप करके टवर प्लेटफॉर्म की वेपन्स को भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी PLR सिस्टम के अंदर ही अदानी ग्रुप की तरफ से स्मॉल आर्म सेक्टर में अपना पैर जमाने की कोशिश किया जा रहा है और अभी वो भारत में IWI की तरफ से बनाए जाने वाले कई वेपन्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाला है, जिसमें UG सीरीज की गन से लेके हाल ही में इंडियन आर्मी को डिलीवर किए गए नेगीव सीरीज के LMG भी मौजूद होने वाले हैं। साथ ही वो अभी 5.56 और 7.62 स्टैंडर्ड के एमुनेशन को भी भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाले हैं। इसके साथ वो अभी एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप कर रहे हैं, जिनको माइक्रो या सुसाइड ड्रोन्स को निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको बहुत सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि मिलिट्री यूज के अलावा इनको सिविलियन एयरपोर्ट के पास भी तैनात किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।